स्टेप 5 ये कहता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये कहता है कि अगर स्टेप 4 के बावजूद भी आपका हल्का फुल्का इम्प्योरिटीज़ कुछ ना कुछ आ गया या फिर प्योर फॉर्म में नहीं आ पाया, तो आप एक काम कीजिए, प्यूरिफिकेशन कर दीजिए, है ना। आप प्यूरिफाई करने के लिए मेटल को अलग अलग तरीका हो सकता है ना, लेकिन उसमें से जो सबसे कामयाब प्रोसेस है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये कॉपर के लिए स्पेशली डिटेल में समझाया गया। तो हमारा है कि टेक द इम्प्योर मेटल एज एनोड एंड प्योर मेटल एज कैथोड। देखिए बात समझिएगा जरा, है ना। कहने का मतलब जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप करना है, जिस मेटल का करना है, उसी मेटल का आपको एनोड लेना है, उसी मेटल का आपको कैथोड लेना है, और उसी मेटल के सॉल्यूशन का आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाना है। रहेगा दिमाग में। अगर कॉपर का हम लोग करने जा रहे हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे, कॉपर का ही हम लोगों ने एनोड लिया, कॉपर का ही हम लोगों ने कैथोड लिया, और कॉपर का ही हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्वेंट लेने वाले हैं, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4.5H2O। इसको जब हम पानी में मिक्स कर देंगे तो ये तो पक्का है कि मेटेलिक कंपाउंड है, मतलब आयनिक कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ही करेगा, है ना। तो इसमें वही बात लिखा हुआ, एनोड इज थिक वाइल, एनोड रहता है मोटा, वाइल कैथोड इज थिन आर डिप्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। कहने का मतलब शुरुआती में कॉपर रहेगा बहुत मोटा और कैथोड रहेगा बहुत पतला। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में, है ना। एनोड यहाँ पे क्या है, बहुत मोटा है शुरू में, और उसी मेटल का आपको प्योर एलिमेंट लेके चलना है। जैसे यहाँ पे एनोड जो लेंगे वो इम्प्योर मेटल होगा, जिसे आपको मिला है रिजल्ट 4 के बाद, स्टेप 4 के बाद। अब उसी चीज़ का आपको पहले से एक प्योर सैंपल यहाँ पे रख देना है, और वैसा ही मेटल का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बना के चलना है। ठीक है, ये जो कैथोड पे होगा बहुत पतला होगा और प्योर होगा, और एनोड पे होगा जो बहुत मोटा होगा, जिसका हम लोग इम्प्योरिटीज़ निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप वाइज देखेंगे होता क्या है कि यहाँ से कॉपर निकलेगा, है ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, ये CuSO4, वो टूट जाएगा Cu2+ और SO4 2- में। ठीक है, आपको पता है कि SO4 2- चिपकना चाहेगा किसके, एनोड के पास। ठीक है, और ये कॉपर प्लस तो चिपकेगा किसके पास, कैथोड के पास। तो कैथोड और एनोड दोनों रॉड क्या है, एक दूसरे से चिपका हुआ है ना। तो कॉपर चला जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कॉपर आके सट जाएगा, जमा हो जाएगा, कॉपर मेटल कॉपर मेटल कॉपर मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे SO4 का कमी होने लगेगा, तो SO4 यहाँ पे अकेले नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको इसमें का जो प्योर कॉपर होगा, इसमें का प्योर जो कॉपर होगा Cu2+, वो इसमें से बाहर आना स्टार्ट होगा, किसको बैलेंस करने के लिए, SO4 2- को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये बार बार निकलेगा, और यहाँ से SO4 कौन टान के लेके चला जाएगा, कैथोड लेके चला जाएगा, है ना। तो बार बार यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से चला जाएगा। तो एट द एंड रिजल्ट में आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा कि यहाँ का पूरा कॉपर खाली हो चुका है, ये पूरा पतला बच जाएगा, कुछ इस तरह, ये वाले पिक्चर की तरह, ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं ना। और खाली रह जाएगा हमारा इम्प्योरिटीज़, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ बच जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा। इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पे चिपक के रह भी सकता, नहीं भी रख सकता, क्योंकि ये कंडक्टर होगा तो, और नहीं तो फिर इम्प्योरिटीज़ को जाके यहाँ बैठ जाएगा, और बाकी बात सारा का सारा कॉपर यहाँ पे चला जाएगा आपका धीरे धीरे। ठीक है, तो करते क्या है हम लोग, इसी को हम लोग नाम रखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, या फिर कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हमारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, किसी और मेटल के ऊपर किसी और चीज़ का लेयर चढ़ाया जाता है, तो यही प्रोसेस होता है वो, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे कॉपर धीरे धीरे आगे इकट्ठा हो रहा है, तो डर है कि एक ही जगह इकट्ठा ना हो जाए, तो हम लोग इस वाले कैथोड पार्टिकल को गोल गोल नचा देते हैं, ऐसे गोल 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 रोटेट कर देते हैं, और ऊपर नीचे भी करने लगते हैं, ताकि ये पूरा कॉपर हर जगह आके बैठ जाए, और हमारा एक दूसरे मेटल पर कॉपरिंग का लेयर चढ़ जाए। हालांकि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अभी तो हम लोग फिलहाल कॉपर को अलग कर रहे हैं, तो कॉपर का ही मेटल रखेंगे, दूसरे के ऊपर दूसरा चिपक जाएगा तो फिर कॉपर मेरे कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। तो यही है पूरा प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, रिफाइनिंग का। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोसेस आपको यहाँ सिर्फ एक कचड़ा मिलने वाला है, जो कि कॉपर का नहीं होगा बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो सब हमारे लिए कचड़ा ही माना जाएगा। तो इसके लिए इसका नाम रखा गया एनोड मड। अभी एनोड मड क्या होता है, एनोड मड का मतलब होता है, मड माने कीचड़ होता है, तो एनोड पे जो कीचड़ बचा है उसी का नाम रखा गया है एनोड मड। यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनोड थिक रहता है, और एनोड कैथोड थिन रहता है शुरू में, है ना, सेम मेटल का होना चाहिए। अच्छा, इम्प्योरिटीज लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन एट एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। यही बताया हमने, एनोड पे कुछ बच जाएगा, उसी का नाम हो जाएगा एनोड मड।
ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग ख़त्म, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन भी एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक मेथड है, लेकिन ये स्पेशल फीचर है, ये आयरन के रॉड पे, है ना। आयरन के रॉड पे हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, ऐसे से जिंक का लेयर चढ़ाते हैं ना। तो जिंक का लेयर चढ़ाने का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कारण ये है कि अंदर से कुछ और हो लेकिन हमको बाहर से कोई और प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। आयरन अंदर से मजबूत है, लेकिन आयरन में दिक्कत ये है कि जंग बड़ी जल्दी लगता है, स्क्रैचिंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग बाहर में जिंक का लेयर करते हैं। स्पेशली जब आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग अलॉय क्या होता है। तो अलॉय तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, जानते होंगे, है ना। अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल्स विथ नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बहुत अच्छा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन बड़ा यूनिफॉर्म हो और एक दूसरे को देखने से पता ना चले, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर है कभी भी दो या दो से अधिक मेटल मिक्स हो जाएगा, या फिर मेटल के साथ कभी कभी नॉन मेटल भी मिक्स हो जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मिक्स हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग अलॉय बनाते क्यों, क्या ज़रूरत है, प्योर मेटल को ही क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए, प्योर तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो दिक्कत ये है, मान लीजिए किसी भी प्योर चीज़ में, जैसे कि मान लीजिए आयरन ही है, तो आयरन बड़ा सस्ता होता है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन एक खास दिक्कत है आयरन के साथ कि आयरन में जंग बड़ी जल्दी लगता है। 4-5 दिन में ही प्योर आयरन में जंग लग सकता है, इतना ज़्यादा ये होता है। अब मान लीजिए बड़ा बड़ा औजार बना लिए, बड़ा बड़ा मशीन का लोहा का हम बना लिए, कोई मशीन बना लिए, या फिर ब्रिज पुल वगैरह बना लिए, हथियार बना लिए। अब क्या होगा, सड़ने लगेगा तो बड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सब टूट जाएगा। अगर ब्रिज वगैरह टूट गया तब तो फिर बहुत आदमी लोग को हादसा का शिकार हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ को बचाने के लिए, है ना। और भी एक प्रॉब्लम है कि सर आयरन है तो हम लोग पेंट कर देते हैं, तो पेंट में डर है कि छूट जाएगा पेंट 1 साल 2 साल बाद, तो फिर टूटने का डर है। तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लोग अलॉय बनाते हैं, जिसमें एक मेटल से हम लोग को संतुष्टि नहीं होता है, हम लोग को 2-3 मेटल का खूबी उसमें चाहिए। आयरन के पास खूबी है कि ये सस्ता है और स्ट्रांग भी है, लेकिन जिंक के पास ये खूबी भी है कि ये जल्दी जंग नहीं लगने देता है। तो ये जल्दी जंग नहीं लगने देगा, है ना, आयरन के ऊपर। तो आपका दोनों हो गया, अंदर से सस्ता और बाहर से। अच्छा बात है कि सर जिंक ही क्यों ना अप्लाई कर ले जब जिंक इतना बढ़िया है। तो जिंक हम लोग केवल इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि सिर्फ जिंक कीजिएगा तो जिंक हो सकता है उतना ज़्यादा मजबूत ना हो। दूसरी बात है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, है ना। तो सब कुछ देखते हुए चलना है, इसीलिए हम लोग एक मेटल का इस्तेमाल बड़ा कम करते हैं, बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर हम लोग मिक्सचर ही इस्तेमाल करके अलॉय बना के करते हैं, ठीक है। आप प्योर गोल्ड भी सुने होंगे, 24 कैरेट का आता है प्योर गोल्ड, लेकिन कभी 24 कैरेट का गोल्ड आप बिकते हुए नहीं देखेंगे। कहीं भी मिलेगा तो 22 कैरेट मिलेगा, और नहीं तो फिर 18 कैरेट मिलेगा। तो ये बाकी का क्या है, तो बाकी इसमें कुछ कुछ कार्बन मिलाया रहता है, बाकी अदर एलिमेंट मिलाया रहता है। सोना में मिक्स करना ज़रूरी भी है। तो ज़रूरी इसलिए है कि सोना का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, इतना कम होता है कि अगर इसको कोई बच्चा खेलते वगैरह या फिर कोई आदमी अगर हाथ से ऐसे दबा देगा तो ये इसका साइज़ शेप चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत जल्दी ये पिघल उगल जाता है। तो अब सोना का गहना कोई बना लिया है, उसको कोई छूछा करेगा, हाथ से दबाएगा तो पिघल जाएगा, पूरा शेप ही बदल जाएगा। इसलिए उसमें कुछ मिक्स करना ज़रूरी इसलिए है ताकि वो हार्ड रहे। हार्ड नहीं रहेगा तो उस पर ढांचा बन नहीं पाएगा, वो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो यहाँ से आपको अलॉय बनाने का नीड पता चल गया हो कि बनाते क्यों हैं आखिर, है ना। तो कुछ कुछ फेमस अलॉय है, उसको आप थोड़ा याद रखेंगे। एक है हमारा सोल्जर, है ना, जिससे सोल्डिंग करने का काम आता है। उसमें एसन 50% टीन है, एसन किसका सिंबल है, टीन का, और 50% लीड होता है। आधा आधा टीन और लीड मिला दिया जाएगा तो सोल्डर बन जाता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम एक वायर है जो हमारा इस्तेमाल होता है हीटिंग डिवाइस में। उसमें क्या क्या है, निकल है 80% और क्रोमियम है 20%। ये दोनों का मिला के हम लोग नाइक्रोम वायर बनाते हैं। इसमें खूबी ये है कि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। कितना भी गर्म होने के बाद ये पिघलता टूटता नहीं है। फिर हमारा स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है 10 से 15% और कार्बन होता है 1 से 2%। अच्छा इसमें एक और चीज़ होता है Fe, बाकी बचा हुआ हमारा Fe हो जाएगा 80 से 85%, ठीक है। तो आयरन में हम लोग क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं और कार्बन मिलाते हैं, ठीक है। ज़रा इस स्टील को हम एक्सप्लेन करते हैं, ना।
कि क्यों ये क्रोमियम और कार्बन का क्या काम है। स्टील का बर्तन सब लोग इस्तेमाल किया होगा तो देखा होगा कि जो स्टील का थाली और प्लेट होता है उसमें स्क्रैच का पता नहीं चलता है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारा स्क्रैच दिख रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन वो नया का नया ही रहता है। किसी भी परिवार में अगर बर्तन को यूज़ कर रहा तो देखिएगा पिछले 10-15 साल से वही बर्तन यूज़ हो रहा होगा। कहने का मतलब स्टील बहुत ज़्यादा चलता है। चलने के पीछे कारण ये है कि आयरन अंदर में रहता है हल्का सा, और उस आयरन के ऊपर आयरन के साथ मिक्स कर दिया जाता है क्रोमियम का। और क्रोमियम को मिक्स करने का रीज़न ये है कि उसके ऊपर स्क्रैच नहीं लगने देगा और बड़ा ही शानदार चमक होगा उसमें। ठीक है, इस क्रोमियम का इस्तेमाल हम लोग और भी बहुत जगह देखेंगे, जैसे कि सॉकर पाइप में देखते होंगे। गाड़ी वगैरह या साइकिल वगैरह का जितना भी सॉकर या पाइप होता है या रिंग होता है ना, वो सब क्रोमियम का ही बना रहता है। और भी आप अगर जाएंगे जैसे कि मॉल वगैरह में तो स्टाइलिश नल वगैरह देखेंगे तो सब स्टेनलेस स्टील का होता है, उसमें भारी मात्रा में क्रोमियम का इस्तेमाल किया रहता है, जिससे कि बहुत अच्छा चमक आता है और स्क्रैच का पता नहीं चलता है। अब बात आता है कि सर कितना भी क्रोमियम और आयरन तो मेटल है, इसमें नॉन मेटल क्या कर रहा है। तो कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है, 1 से 2% ही बहुत गजब काम आता है ये। आयरन और क्रोमियम दोनों के पास खूबी तो अच्छा अच्छा है, लेकिन दोनों के पास देख दिक्कत है कि मेल्टिंग पॉइंट उतना भी ज़्यादा हाई नहीं होता है। अब हाई नहीं होगा तो उससे दिक्कत ये है कि अगर आप स्टील के बर्तन में खाना बना रहे हैं और गलती से ज़्यादा देर हो गया तो स्टील का बर्तन ही लगेगा आपका पिघलने, है ना, तो फिर सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, कार्बन को जलाया जा सकता है ना, CO2 के साथ जलाया जा सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जल के ये CO2 और राख दे देगा, लेकिन इसको पिघलाया नहीं जा सकता है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है, इस मेटल वेटल के से भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मात्र 1-2% कार्बन मिलाने से ही 100 ग्राम के पूरे अलॉय में अगर आपने 1 या 2 ग्राम कार्बन मिला दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अब समझ जाइए कि कभी पिघलने वाला नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में। तो ये है हमारा नॉर्मल कुछ टिपिकल, जिसमें से एक हमारा ब्रास भी है। ब्रास में क्या होता है, 66% कॉपर होता है और जिंक होता है 34%। तो ये आपका कुछ टिपिकल अलॉय है, आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अलॉय का प्रॉपर्टी क्या होता है तो आपको तो पता चल ही चुका है कि अलॉय का नीड क्या है। आप प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, क्यों कब किसी को अलॉय बनाया जाता है ये आप समझ चुके हैं। तो अलॉय का पहला प्रॉपर्टी दे है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका कंडक्टिविटी पावर प्योर मेटल्स के मुकाबले घट जाता है, क्योंकि इसमें आपने तरह तरह का अलग अलग मेटल्स मिलाया हुआ है, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें करंट उतना अच्छा से फ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन प्योर मेटल के मुकाबले आपका अलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो ही जाता है। ठीक है, एक तो ये भी कारण है कि कभी कभार आपने नॉन मेटल मिला दिया तो नॉन मेटल तो पूरा ही रोक देगा करंट को, लेकिन क्योंकि 90% से ज़्यादा आपका मेटल है इसीलिए करंट आएगा ज़रूर। ठीक है, अगला है दे आर मच हार्डर देन स्ट्रॉन्गर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो जिस भी मेटल से आपने बनाया है इस चीज़ को उससे भी ये कई ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि 2-3 चीज़ का मिल के ये आ गया है ना। आप सुने होंगे एकता में बल होता है, तो 2-3 चीज़ मिल गया जब इकट्ठा हो गया तो उसका स्ट्रॉन्गनेस, उसका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाता है मेटल, फिर वो अब टूटता नहीं है ना जल्दी जंग लगता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या डाला है उसमें। खास करके अगर आपने कार्बन डाला है 1-2%, 4-5%, तब तो भूल ही जाइए कि इसका ये कभी पिघलेगा भी, बहुत ज़्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा दे डू नॉट कोरोड ईजिली। कोरोड ईजिली का मतलब है जंग लगना। ठीक है, कोरोड का मतलब, तो इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये मिक्सचर है, एक मेटल नहीं है जिसमें जंग लग जाए। याद रखिएगा, बिगड़ता वो है जो बहुत अच्छा से शरीफ हो, एक चीज़ हो उसमें पूरा शरीफ हो, मतलब प्योर चीज़ में ही वो जंग लग सकता है। जो खुद मिक्सचर है उसमें काहे का जंग लगे, जो खुद बिगड़ा हुआ है उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो प्योर चीज़ में जंग जल्दी लगता है, फास्ट लगता है, और इम्प्योर चीज़ में जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन के बारे में। तो ये कोरोजन के बारे में चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ चुका रखा होगा। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और एनी एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। कहने का मतलब ये है कि मेटल कभी भी बर्बाद होगा किसी कारण से, तो उस कारण से उस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। किस किस कारण से हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, या कोई अंदर गैस या एसिड से हो सकता है। कोरोजन के कारण होता क्या है, मेटल का जितना भी खूबी है वो सारा बेकार होने लगता है। ठीक है, ज़्यादातर मामले में। ठीक है, कहने का मतलब मेटल को नज़र लग जाता है। नज़र लगने से क्या होता है, उसका हार्डनेस ख़त्म हो जाएगा, अपीयरेंस जितना अच्छा लुक था वो लुक बर्बाद हो जाएगा।
पाउडरी हो जाएगा, जैसे नया नया लोहा चमकता है कितना सुंदर, लेकिन जंग लगने के बाद वही देखिएगा तो पूरा भद्दा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है और ये यूजलेस होने लगता है, बेकार हो जाता है। जंग लगना हुआ लोहा कोई काम का नहीं होता है, फिर आपको प्योरीफाई करना होगा। जंग लगने से आप पहले बचा लिए तो ठीक, लेकिन एक बार जंग लगे तो फिर वो कोई खास काम का नहीं रहता, क्योंकि उसका मजबूती, उसका खूबी, उसका हार्डनेस, उसका लुक सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि एल्युमिनियम, ये एक ऐसा लड़का है जिसको नज़र लगने से ही और उल्टा हट्टा कट्टा हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम एक प्योर मेटल है, इसके ऊपर ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है या जंग लगता है तो वो बर्बाद होने लगता है ना, ज़्यादातर में यही होता है, लेकिन एल्युमिनियम के साथ उल्टा है। एल्युमिनियम जितना हार्ड नहीं होता है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हार्ड हो जाता है हमारा Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अब क्या हो गया, ये अब काहेला भसकने जाए और टूटने जाए, ये उल्टा क्या हो गया, उल्टा, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ हो गया। हार्ड और टफ इतना ज़्यादा हो गया कि अब बाहरी ऑक्सीजन अंदर वाले ऑक्सीजन को कुछ कर ही नहीं सकता, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा बन जाता है ना। तो एक लेयर केवल एल्युमिनियम अपना बर्बाद करता है, लेकिन उसको कुर्बान करने के बाद बाकी सारा एल्युमिनियम अपने आप अंदर वाला सेफ हो जाता है, सेफ जोन में चला जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ केस उल्टा है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये एक उल्टा एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है और बाकी सबको ऑक्सीडेशन से बचा लेता है, और बाकी सब केस में ऑक्सीडेशन से बर्बाद ही होता है। ठीक है, अच्छा, इसी एल्युमिनियम के कारण, खूबी के कारण, एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं कोई भी फूड पैकेजिंग के लिए, है ना। जैसे कि आपको चाउमीन, अंडा रोल या फिर कोई भी फास्ट फूड, चिकन चिल्ली, सोया चिल्ली वगैरह सब पैक करके जो देता है ताकि गर्म रहे, वो एल्युमिनियम फॉयल ही रहता है। अब ये एल्युमिनियम फॉयल का काम बड़ा मस्त है, ज़बरदस्त है। इससे हीट भी आर पार नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा, जैसे कि ऑक्सीजन आर पार नहीं हो सकता, उसी तरह हीट को भी ये रोक लेता है। तो अंदर का गर्म वाला चीज़ अंदर ही गर्म रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ बड़ा होता है, ताकि आपको घर ले जाने के बाद भी गर्म रहे और खाते खाते भी टेस्टी लगे। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं ना। तो पहला मेथड है हमारा पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। या तो पेंट कर दीजिए या फिर ऑयलिंग वगैरह लगा दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए। तो देखिए, पेंटिंग हम लोग टूल्स वगैरह में करते हैं, औजार में करते हैं, हथियार में करते हैं, या फिर दरवाजा में करते हैं, ग्रिल में करते हैं, ये सब में जगह पेंटिंग होता है। ऑयलिंग होता है हमारे चक्का वाले जगह पे। ठीक है, जैसे कि साइकिल का चेन में हो गया या फिर गाड़ी का चेन हो गया, वहाँ पर ऑयलिंग करते हैं, या फिर किसी मशीन का में ऑयलिंग किया जाता है ताकि उसका पार्ट्स मूव कर सके आसानी से। फिर हम लोग ग्रीसिंग, ग्रीसिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर बाइक वगैरह के गोली बियरिंग में किया जाता है, ताकि उसमें मतलब ये मुलायम रहे और अंदर से घिसे नहीं ज़्यादा, है ना, इसीलिए ग्रीसिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेथड, कोटिंग ए लेयर ऑफ लो रिएक्टिव मेटल सच एज गैल्वेनाइजेशन। ये हम लोगों ने देखा, दूसरे मेटल के ऊपर, किसी दूसरे मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना, इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के ऊपर जिंक को बोलते हैं, लेकिन कोटिंग का मतलब किसी के ऊपर आप किसी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, अंदर वाला बाहर वाला अगर लो रिएक्टिव है तो वो किसी से रिएक्ट होगा नहीं, जल्दी जंग लगेगा नहीं, और जब बाहर वाला नहीं लगेगा तो फिर अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक मेथड है। और लास्ट उपाय है आपका अलोइंग, किसी चीज़ का अगर आप अलोय बना देंगे तो भी कोरोजन उसका नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ कुछ मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस है ना, तो बहुत सारा डिफरेंस हो सकता, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएंगे, समझ में आ जाएगा ना। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, या क्लोरीन का होता है ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल। यहाँ डिफरेंस के साथ साथ यूजेस भी दिया हुआ। डिफरेंस तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि मेटल मेलिएबल होता है, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, वगैरह वगैरह। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन सोनरस होता है, नॉन लस्चरस होता है। फिर उसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, फिर इसमें आप डाल सकते हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, नॉन मेटल नहीं करता है रिएक्ट। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होता है जो इलेक्ट्रॉन दे के प्लस बनाता है, नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन लेके। यही सब आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ ये डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, ये मेटल के बारे में कुछ खास बात लिखा हुआ है और ये नॉन मेटल के बारे में कुछ खास बात लिखा हुआ है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, थोड़ा यूजेस है इंपॉर्टेंट मेटल और नॉन मेटल का। जैसे लीड का इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी में, कॉइन्स, सिक्का को निकल से बनाया जाता है। सोडियम का इस्तेमाल टेबल सॉल्ट में होता है, मतलब उसी से सॉल्ट बनता है। यूरेनियम का इस्तेमाल डिफेंस में होता है, जिससे बम वगैरह बनाया जाता है, ये भी एक तरह का मेटल है। और भी फेमस है एल्युमिनियम का तो आप जान ही गए हैं। जिंक का प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में, कॉपर का यूज़ तो बहुत ज़्यादा आप जानते होंगे। गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम, इसका यूज़ ज्वेलरी पर्पस में होता है। तो ये सब आपका टिपिकल है। एक मरकरी है, मरकरी का इस्तेमाल आपका होता है क्लिनिकल थर्मामीटर बनाने में। क्यों होता है उसको भी हमने समझा चुका है। अब आते हैं नॉन मेटल में, तो जिसमें क्लोरीन है, पानी सफाई काम किया जाता है।
क्लोरीन से हम लोग और भी बहुत चीज़ बना सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मार सकते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। नोबल गैस हो गया जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट बनाते हैं। बहुत सारा आजकल एलईडी लाइट की जगह अब नियॉन लाइट चलने लगा है ना, मतलब नोबल गैस वाला लाइट बहुत सुंदर चमकता है। फिर डायमंड का यूज़ आप जानते हैं, कटिंग ऑफ ग्लास। डायमंड तो एक ज्वेलरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ किसी भी चीज़ को कटिंग वगैरह करने के काम आता है, क्योंकि डायमंड इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आप जितना भी शीशा काटने वाला औजार देखे होंगे कहीं अगर दुकान वकान पे हार्डवेयर के, तो उसमें जो धार लगा होता है उसमें हीरा का पानी चढ़ाया होता है हल्का सा, जिसके कि कभी आसानी से किसी चीज़ को काटा जा सके, बहुत हार्ड होता है। फिर हमारा कोयला हो गया। कोयला का यूज़ जानते हैं हम लोग, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन का यूज़ होता है अमोनिया बनाने में। ऑक्सीजन का सिलेंडर का जैसा इस्तेमाल होता है हमारे, है ना, वेंटिलेटर वगैरह, ये इमरजेंसी केस में, हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट को देने के लिए। आयोडीन का इस्तेमाल होता है टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में। अब ये टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, एक दवा होता है ना, काला रंग का, जो आपको मेडिकल या डॉक्टर के पास मिलेगा जब आपका कोई घाव वगैरह हो जाएगा, खास करके मान लीजिए कपार उपार फूट गया, तो फूट जाने के बाद वो काला रंग का दवा लगाया जाता है ना, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। तो इसमें अल्कोहल और आयोडीन को मिक्स करके हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं। ये हमारा हो गया मेटल और नॉन मेटल समाप्त, बहुत अच्छे से और पूरे डिटेल में। उम्मीद करते हैं सब पूरा समझ में आया होगा। आप लोग को मेटलर्जी थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, खास करके स्टेप 1 और स्टेप 2 मेटलर्जी का, है ना। बाकी तीसरा और चौथा आप अच्छे से पढ़ें, कुछ भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। आप देखते हैं कुछ यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, ज़रा इसको पहचानने का कोशिश कीजिए आप लोग, 1 मिनट लेके पॉज करके, और थोड़ा पहचानिए कि किस किस टाइप का अलॉय है। हम हिंट देते हैं, कोई भी इसमें से मेटल नहीं है, ये सारा का सारा अलॉय है। तो हाँ, इसमें से सबसे पहला हमारा ये है ना, ये जो बाजा उजा बनाया जाता है जिस चीज़ का, वो होता है हमारा ब्रास, एक अलॉय है। ये सोल्डिंग का काम किया जा रहा है, 2 वायर वायर को सटाया जा रहा है, तो ये हमारा सोल्डर हो गया, ठीक है। ये तो दिख रहा है स्टील का बर्तन है, तो ये स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील बोलिए इसको। ये दोनों के दोनों नाइक्रोम है, हीटिंग पर्पस में इस्तेमाल होता है या फिर जो भी है ना। एक सेकंड, ये नाइक्रोम है, लेकिन ये नाइक्रोम नहीं है, ये टंगस्टन वायर है। ये भी टंगस्टन है, ये भी टंगस्टन है, ये भी टंगस्टन है ना, टंगस्टन। इस टंगस्टन वायर में क्या होता है, इसमें खूबी है कि ये बहुत सुंदर चमकता है और ये जलता है ना। और ये टंगस्टन का है, औजार बनाने में जो मिस्त्री लोग इस्तेमाल करता है, ड्रिल वगैरह करने में, किसी भी तरह का छेद करना हो तो घुमाने वाला मशीन में इसको फिट करके किसी भी चीज़ दीवार वगैरह को ड्रिल किया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन से ही हमारा ये बनता है, ये अंगूठी वगैरह भी बनता है, जो छपरी लोग, लड़का लोग, लफुआ लोग पहनते रहता है, ठीक है। ये इस तरह का सारा चीज़ है हम अलॉय।